नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया है। कई विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है। तकरीबन 1463.29 लाख की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। 735 लाख की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। बागेश्वर परिवहन डिपो को 21 बसों की सौगात दी गई है और सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को याद भी किया है। सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई गई हैं। सीएम के साथ मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। तो बागेश्वर को ये एक बेहतरीन तोहफा मिला है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर से। सीएम के साथ मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे इस दौरान। बागेश्वर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा तोहफा। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रथम तो भगवान बागेश्वर नाथ व बागनाथ जी एवं सरयू और गोमती के संगम को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थिति को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जनपद बागेश्वर का ये डिपो यहाँ पर इसका खुल गया और ये 19वां डिपो बागेश्वर डिपो के शुभारंभ के अवसर पर मैं समूचे बागेश्वर जनपद के सभी अपने भाई बहनों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहां इस डिपो के शुरुआत से बस सेवाएं प्रारंभ होकर बागेश्वर पर ही समाप्त होंगी और अभी शिवसिंह बिस्ट्री जी कह रहे थे अब बागेश्वर डिपो की बसें हर जगह दिखाई देंगी, हर जगह दिखाई देंगी। इन सेवाओं हेतु 21 बसों को बागेश्वर डिपो में सम्मिलित किया गया है। 21 बसें इस डिपो से चलेंगी। आज तक परिवहन निगम 18 बस डिपो के माध्यम से अभी तक पूरे उत्तराखंड में 18 बस डिपो चल रहे थे। 19वां डिपो आपका डिपो हो गया है। इस के जुड़ जाने से जहां 19 डिपो के माध्यम से अब 1275 बसों बेड़ों के साथ जनता को यातायात की सुविधाएं और आसान होंगी और सुविधाएं उनको प्रदान होने का काम होगा। वर्ष 2020 में लगभग 2,89,00,000 की लागत से मूलभूत यात्री सुविधाएं तो बस स्टेशन भी तैयार यहां पर किया गया था। इसके चालू होने से जहां यात्रियों को पूछताछ, आरक्षण, टिकट, घर, अमानत घर, यात्री प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, बस रेट की सुविधाएं यहां पर प्रदान होंगी। वहीं जो प्रशासनिक कार्यालय यहां पर बना है उसमें महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन हेतु जहां प्रसाधन की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, यात्रियों के लिए डोरमेट्री की व्यवस्था, चालक परिचालक के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था आदि के निर्माण से यहाँ की जनता सहित जो भी हमारे निगम के कर्मचारी होंगे वह भी इसका लाभ ले पाएंगे, उनको भी ये सुविधा प्रदान होगी। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। सुदीप, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन बागेश्वर के लिए। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और इसके अलावा बागेश्वर के लोग किस तरह से स्वागत कर रहे हैं तमाम फैसलों का? देखिए, मुख्यमंत्री कल दोपहर के बाद से कोटद्वार में बागेश्वर में है और बागेश्वर में मां कोट मंदिर में भी वो थे। रात विश्राम के बाद आज उन्होंने परिवहन से जुड़ी 19 छोटी बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है बिलौना रोडवेज पर। और मुख्यमंत्री जब सुबह योगा कर रहे थे उसके बाद वो खुद योगा करने के बाद लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति की तरह पहुंच गए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग बड़ा खुश हुए। तो वही लोग, जैसा कि मुख्यमंत्री का अपना अंदाज भी है, वो हंसमुख स्वभाव के होने के साथ ही मिलनसार भी हैं, लिहाजा लोगों ने भी उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री का ये अंदाज हर किसी को हैरान कर गया, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ ना तो सुरक्षा कर्मी थी, सुरक्षा कर्मियों की कोई ऐसी टीम थी जो लोगों को मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात में बाधा बने, और ना ही लोगों को रोका जा रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री रोडवेज के कार्यक्रम में आए और करोड़ों रुपए की सौगात बागेश्वर व आसपास के नगरवासियों को दी गई है। बागेश्वर को
1.5 दर्जन से अधिक नई बसों का तोहफा भी मिला है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बागेश्वर से जो विधायक हैं चंदन रामदास, वही राज्य के परिवहन मंत्री भी हैं, कैबिनेट में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के सहयोगी हैं, तो उनके जिले को, उनके क्षेत्र को ये एक बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री ने। ठीक है सुदीप जैन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। देहरादून से अगली खबर, यूके SSSC पेपर लीक मामला है ये। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दे दिए हैं। 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा और जल्द सभी आरोपियों की संपत्तियां अटैच की जाएंगी। पेपर लीक के सरगना और साथी पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। 2 अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। सैयद सादिक और योगेश्वर राव पर इनाम घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूके SSSC भर्ती घोटाले के मामले में, पेपर लीक मामले में, ये हम आपको एक बड़ी अपडेट बता रहे हैं। देहरादून से ये अगली बड़ी खबर, यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई और आरोपी संपन्न राव को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नकल माफिया सादिक मूसा का साथी है संपन्न राव। आरोपी संपन्न के कब्जे से तकरीबन 4 लाख नकदी बरामद की गई है। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशिष्ट संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, ये यूके SSSC पेपर लीक केस का जो मामला है, इसमें लगातार जांच चल रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी एक के बाद एक हो रही है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये जांच चलती रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए यूके SSSC में अभी तक हम हाकम, क्षेत्रपाल और मनराल जैसे लोगों को बड़ा आदमी समझते थे, पर सादिक मूसा, जिसकी 1 हफ्ते से तलाश कर रही है STF लखनऊ, अकबरपुर और आसपास के इलाकों में, असल माफिया वही बताया जा रहा है। वो असल सरगना है जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, राजेश चौहान। राजेश चौहान और मूसा ये दोनों 2015 में संपर्क में आए। इन्होंने शुरुआत अपने काम धंधे की OMR शीट में गड़बड़ से की थी। इसके बाद इन्होंने पेपर लीक कराना और उसमें धंधेबाजी शुरू की। मूसा इतना शार्प है कि वो मोबाइल फोन यूज ही नहीं करता है और उसको मिस्टर डोंगल कहा जाता है और वो सिर्फ डोंगल अपने पास रख के इंटरनेट कॉल करता है। यदि हम उसकी फोटो देखें जो हमें प्राप्त हुई है STF से और अपने सोर्सेस से, तो वो एक बड़ा माफिया, एक बहुत बड़ा डॉन जैसे परिवेश में नजर आ रहा है और वो खुद को एज ए डॉन पेश भी करता है। 2015 से 2022 तक इन्होंने उत्तराखंड की परीक्षाओं में सेंधमारी की और यूके SSSC यानी जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वो प्रिंटिंग प्रेस मालिक पर कुछ इस कदर मेहरबान रहा कि 2019 के बाद से RMS टेक्नो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से करार खत्म था। बावजूद इसके जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसने इसी एजेंसी को पेपर प्रकाशित कराने, पेपर छापने और जारी करने का ठेका दिया, जो बताता है कि कंपनी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कितनी बड़ी मिलीभगत थी। अब हालांकि STF काफी हद तक बड़े माफियाओं तक पहुंची है, पर योगेश्वर राव और सैयद मूसा ये दोनों फरार हैं। माना जा रहा है ये नेपाल या विदेश भी भाग सकते हैं, क्योंकि इनका कोई ठोस ठिकाना ना तो मिल पा रहा है और जिन लोकेशन पर STF की इनको तलाश है, उन लोकेशन पर भी इनकी जानकारी नहीं मिली है। मेरी जानकारी ये भी है, STF को ये भी इनपुट है कि सैयद मूसा इतना बड़ा माफिया है कि हो सकता है कि उसने उत्तर प्रदेश में भी किसी न किसी परीक्षा में कुछ गड़बड़ की हो, क्योंकि वो बहुत शातिर, बहुत क्रिमिनल माइंड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए सुदीप। यूके SSSC पेपर लीक केस में राज्य सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जहां चर्चाओं में है, वहीं राजनीति भी इसके आसपास ही घूम रही है। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल भर्ती घोटाले की जांच कराने के लिए CBI को ही मुफीद मान रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी तक 34 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सवाल यह भी कि आखिर दूसरे राज्यों में CBI, ED जैसी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले में CBI जांच पर इतना विश्वास क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यूके SSC पेपर लीक मामले में जहां STF की कार्रवाई की चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का एकाएक CBI प्रेम जाग गया है। ये वही कांग्रेस है जो समय समय पर CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करती रहती है। उत्तराखंड के कांग्रेस के चीफ न्यूज़ 1 इंडिया के इस सवाल को वाजिब मानते हैं।
हालांकि वो तर्क ये देते हैं कि मामला 2 प्रदेशों से जुड़ा है, लिहाजा एसटीएफ के सीमित अधिकार है और इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा एसटीएफ के हाथ बंधे हुए हैं। हम ईडी और सीबीआई के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 राज्य इसमें सम्मिलित हैं और इसीलिए हमने जानबूझ के ये कहा था कि प्रपत्र जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी बने, उसके पास पत्र जमा हो जाए। अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। सचिव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार किए जाएंगे उस दिन वो सफेदपोश नेता बच नहीं सकता। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हाकम सिंह को इतना बड़ा कदकाठिका दिखा दे रहे जैसे पता नहीं क्या है हो गया हाकम सिंह। हाकम सिंह कुछ भी नहीं है, एक मोहरा मात्र है। इसलिए हम हाई कोर्ट के जज के पास सारे प्रपत्र जमा करने की बात करें वो इसीलिए कर रहे हैं कि सीबीआई भी अगर कहीं किसी के इशारे पे तोता बन के काम करेगी तो वो नहीं कर पाए। यूके एसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती दिखाई पड़ रही। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कंफ्यूज है। कांग्रेस के आप अगर जो ऊपर से देखेंगे जितने भी नेता हैं सभी कंफ्यूज निर्णय लेते हैं और इसी कंफ्यूज नेतृत्व और कंफ्यूज निर्णय के कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया है। कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहे, इनका मैं तो यही कहूँगा कि सारा सिस्टम कंफ्यूज है और कांग्रेस कंफ्यूजन में जी रही है। यूके एसएससी पेपर लीक केस में राज्य गठन के बाद सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी राजनीति से नहीं चूक रही है। उत्तराखंड में भर्ती विवाद के मामले में कांग्रेस को न जाने क्यों सीबीआई पर एतबार है, जबकि यही कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का विरोध करती है। क्या राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस को लगता है सीबीआई का वो नाम ले रही है, या सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा? जबकि अभी तक यूके एसएससी पेपर लीक में 32 से अधिक लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। यूके SSSC भर्ती घोटाले को लेकर एसटीएफ की ओर से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस इस मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ की ओर से अब तक इस मामले में 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की सरकार सीबीआई जांच कराने से बच रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सदन में उपनेता भुवन कापड़ी जी ने एक याचिका दायर की है माननीय उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए, क्योंकि भाजपा ये जानते हैं कि जो ये घोटाला है, नौकरियों का घोटाला, पैसे लेकर जॉब देने का जो घोटाला है, वो उत्तरकाशी का भाजपा का महामंत्री है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का, भाजपा के प्रदेश के सरकार में बैठे मंत्रियों का कहीं ना कहीं उसमें भूमिका है। सीबीआई जांच हुई तो भाजपा सरकार नंगी हो जाएगी। की भारतीय यूके SSSC पेपर लीक मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और कोई कितना भी अपराधी क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ अब तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस तो हमेशा भ्रष्टाचार करने वाली है, तो जांच का विषय तो नाको तो स्वाभाविक है। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री पत्र के बाद विषय पर संज्ञान लिया और एक अच्छी कमेटी बनाई है, जिस कमेटी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी। तो उससे घबराहट कांग्रेस के अंदर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लेने की तो हम कल्पना कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जाँच हो, जाँच के बाद दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा उत्तराखंड युवा चाहता है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की टीम तैयार करके हरिद्वार भेजी गई है, जो जिले के भ्रमण
प्रत्याशियों के चयन को लेकर के अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेगी, जिसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर प्रत्याशियों के चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 6 सितंबर से 8 तक चलेगी, जबकि 26 सितंबर को मतदान होगा और 28 सितंबर को मतगणना होगी। हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हरिद्वार है। कल से सभी वार्डों के जो हमारे कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं, उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज सायं 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल से हम विधानसभा वाइज वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद और सर्वसम्मति हम पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को घोषित कर देंगे। हम सभी जिला पंचायतों और प्रत्याशी लड़ाएंगे। तो हरिद्वार से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों के चयन में सियासी पार्टियां जुटी हुई हैं, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस किस पार्टी से कौन कौन सा प्रत्याशी क्या कमाल करके दिखाएगा। तो बीजेपी इसमें सबसे आगे 6 और 8 सितंबर को नामांकन हो सकते हैं। 26 सितंबर को मतदान होगा, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 26 सितंबर को मतगणना, 28 सितंबर को मतगणना होगी और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव में सभी पार्टियां बहुत तैयारियां भी करती हैं। तो हरिद्वार से हम ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के सभी ने अपने प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए मतदान की तारीख भी सामने आ गई है। और तो हर पार्टी के लिए पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर के, यानी कि लोगों से सीधा मिलकर के मुलाकात करके पंचायत स्तर तक ही वो जरिया होता है जहां पर गांव गली कूचों से हम लोगों से जुड़ पाते हैं और लोग पंचायत से ज़्यादा जुड़ करके अपनी निजी समस्याओं को वहां पर ज़्यादा रखते हैं। तो एक आइडिया होता है कि वहाँ का एरिया में किस प्रकार की क्या दिक्कत है, क्या डिमांड है, और उस हिसाब से एक बड़े लेवल का चुनाव लड़ा जाता है। तो इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी पदाधिकारियों की एक टीम हरिद्वार में भेज दी है और ये टीम तय करेगी कि कौन कौन से प्रत्याशी उचित रहेंगे, क्योंकि नामांकन भी जब होगा तो उसमें भी नामों की छटनी होगी और जो सबसे प्रबल दावेदार होगा उसे ही टिकट दी जाएगी। 28 सितंबर को मतदान होगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट चुकी है और ये एक बीजेपी की खासियत भी रही है कि हर चुनावों को एक इवेंट की तरह वो लेती हैं और पूरी तैयारियां करके चलती हैं। सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक विनोद चमोली के बाद लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत ने भी पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है, डकैती करने के लिए नहीं। जनता हम लोगों पर विश्वास करती है तभी हमें चुनती है और इसलिए हमें नैतिकता और आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहिए, ना कि उनके अधिकारों का हनन करना चाहिए। ये मैं किसी व्यक्तिगत दल के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये जरूर सोचना है कि जनता ने हमें सेवा के लिए भेजा है, जनता ने हमें डकैती करने के लिए नहीं भेजा है और हमें नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आचार का भी ध्यान रखना चाहिए और जनता के साथ हमको समर्पित भावना से सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके अधिकारों का हनन। अल्मोड़ा जिले के भाकियासैण इलाके में स्वर्ण युवती से विवाह करने पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। खबरों की माने तो मृतक ने अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर अब उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सवाल खड़े करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की माने तो पुलिस को पत्र देने के बाद भी मृतक को सुरक्षा नहीं दी गई और अब इस पर सफाई दी जा रही है। दूसरी ओर मंत्री रेखा की माने तो सरकार की ओर से इस मामले पर पूरा संज्ञान लिया गया और सरकार इस पर पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है। कि ये जो इस तरह की जो जातीय और जो इस तरह की जो ये जो कुंठित मानसिकताओं के जो ये हैं और जिसके कारण ये जगदीश चंद्र जैसा एक नौजवान साथी जो एक प्रॉमिसिंग लीडर था, गरीब घर से निकला था, सबको जानता था, उसको जो उसकी जान आपने ली और इतनी क्रूरता के साथ ली और तब भी मुख्यमंत्री नहीं बोलता, तब भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता। ये हमें कहना है और हम कहना चाहते हैं इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज तक पुलिस रिमांड नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया पुलिस रिमांड? नंदा सुनंदा का मेला 1 सितंबर से बदस्तूर जारी है और लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज पहाड़ी झोड़ा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य से मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। झोड़ा करने के साथ में अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। यह अपने आप में अपने धर्म की भी और अपनी संस्कृति को बचाने का, उसके रखरखाव का एक बेहतर माध्यम भी है। मैं मानती हूँ इस प्रकार से हम सब लोगों ने इसे काशीपुर में महेशपुर अजीत कॉलोनी की मुख्य सड़क लंबे समय से खराब होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से लिखित में मामले की शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लोगों का आरोप है कि नगर निगम से नई सड़क की मांग करने पर नाराज अधिकारियों ने शहर का सारा कूड़ा सड़क पर डलवा दिया, जिससे अब सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। पिछले हम 2019 से प्रयास करते आ रहे हैं इस रोड के लिए। हम एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, उनका कहना यही रहता है कि ये काम आपका हो जाएगा। फिर हम वेट करते हैं तो पता ये लगता है कोई काम नहीं होता। सबसे पहले हमने 2019 में डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, जिसकी हमारे पास रिसीविंग है आज भी। उसके बाद में हमने उनका इंतज़ार किया, जब काम नहीं हुआ तो फिर हम पहुँचे एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी, जिसमें कि एसडीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में हमने उनका वेट किया, फिर कोई काम नहीं हो पाया। फिर हम गए नगर आयुक्त के पास, फिर नगर आयुक्त जी से हमने बात करी, हम सब लोग इकट्ठा होकर के गए यहाँ मोहल्लेवासी, तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया, आपके इस बार आपका काम हो जाएगा। रुड़की के पिरान करियर दरगाह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरगाह के खादिम और ठेकेदार चढ़ावे को लेकर आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद दरगाह प्रबंधन और यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने काफी नाराजगी दिखाई दी है। देहरादून जिले में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। शनिवार को डेंगू के 5 मामले सामने आने के बाद देहरादून जिले के डेंगू मरीजों की संख्या 48 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सितंबर माह में डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा और इसके मामलों में और बढ़ोतरी होगी। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती के मुताबिक बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है और जैसे ही मानसून कमजोर होगा तो डेंगू के केसेस बढ़ने लगेंगे। ऐसे में सितंबर माह में डेंगू का खतरा बना हुआ है और 15 अक्टूबर के बाद डेंगू के मामलों में कमी आ सकती है। उन्होंने बताया कि देहरादून जिले में रोजाना 4 से 5 डेंगू मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू के प्रकोप की ओर अभी भी कई डेंगू के बढ़ने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। करीब 48 केसेस हो गए हैं डेंगू के। तो अब यह है कि आप देख रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा थमी है और जैसे ही मानसून जो है कमज़ोर पड़ रहा है तो अब ये डेंगू के केसेस बढ़ते जाएंगे। और अभी मौसम में गर्मी है तो सितंबर माह में डेंगू का खतरा बराबर बना हुआ है और अक्टूबर 15 के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ इसके मामलों में कमी आएगी। लेकिन यह है कि अभी डेली जो दिखाई पड़ रहा है हमको करीब देहरादून में 4 से 5 केसेस पर डे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अभी बढ़ेंगे। और रही बात अपनी जो तैयारियां हैं उससे निपटने की, तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड जो हैं आरक्षित हैं डेंगू के लिए। लगभग करीब हमारे पास
125 बेड जो है सरकारी चिकित्सालयों में है। नैनीताल के नैना देवी मंदिर से मां नंदा सुनंदा देवी की मूर्तियों को विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कुमाऊं की कुलदेवी मंदिर लाया गया, जहां पूजा प्रतिष्ठान के बाद मंदिर के कपाट मां नंदा सुनंदा देवी के दर्शन के लिए खोल दिए गए। आपको बता दें कि मंदिर के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में भक्त अपनी अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि चंद राजाओं के समय से ही मां नंदा सुनंदा को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता रहा है। हमारी अधिष्ठात्री देवी है नैनीताल की, तो हमें बहुत आस्था रही है और जो भी दिल से मांगा है हमने हमेशा पूरी हुई है और सभी भक्तों की यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती होंगी, ऐसी मेरी आशा है। 2 वर्षों से हुआ नहीं था तो इस बार बहुत उत्सुकता भी थी और काफ़ी प्रसन्नता भी है कि इस बार पहले की तरह मनाया जा रहा है। फिर इंतजार था और ऐसी आस्था है कि पूरे 2 साल से देख रहे हैं, खूब ज़्यादा मेला हो, खूब लोग आए हैं यहाँ पर मैया के आगे पूजा करें। हम हैं रोज़ पूजा करें, 4-5 दिन तक जितने मेले में चूड़ी खरीदें ये खरीदें, सभी काफ़ी इंतजार हो रहा था। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे नैनीताल वासी, हमारे गाँव वासी, हमारे शहर वासी, हमारे हिंदुस्तान के वासी सबको इनका आशीर्वाद मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।